नमस्कार दोस्तों, मैं योगी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जेपीएससी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से भारतीय संविधान के सिलेबस के संबंध में हम चर्चा करेंगे। हमारा जो भारतीय संविधान का सिलेबस है बहुत ही अच्छा है, जिसे हम बहुत ही ढंग से पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं सिलेबस आपको मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के बता रहा हूँ, साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षाओं में भी यही सिलेबस है, परंतु मैं आपको उस दायरे में लेके जाऊंगा जहाँ से आप मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर लें। दोस्तों, इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं योगी सर आप सभी से लगातार जुड़ूं और इस प्रकार के वीडियोज आपको प्रदान करता रहूं। चलिए एक बार सिलेबस को ध्यान डालते हैं। हमारे जो लोक सेवा आयोग झारखंड के हैं, इनके सिलेबस के अनुसार हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला तो भारतीय संविधान के आधारभूत जो दर्शन है उसे जानना है। साथ ही साथ संविधान की विशेषताएं, इससे भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में भी। नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है, नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, साथ ही साथ संघ की कार्यपालिका, उच्चतम न्यायालय एवं बहुत सारे और भी चीज हैं, जैसे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जानना है, राज्य की कार्यपालिका को जानना है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, ये सारी बातें आपको इसमें पढ़नी होंगी। वित्त आयोग के बारे में, जिसे हम लोग लोक सेवा आयोग का चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग को भी जानना है। निर्वाचन आयोग के बारे में जानना है। विशेष उपबंध खास करके जो SC ST और OBC को लेके बनाया गया है उन्हें पढ़ना है। संविधान में किस प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, इन सभी विषयों को भी ध्यान रखना है। स्थानीय स्वायत्त शासन, खास करके पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और संविधान में वर्णित बहुत सारे टेस्ट, जैसे कि अभी वर्तमान समय में जो आयोग बन रहे हैं, जो समितियां बन रहे हैं, उन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए आज देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर निकलते हैं। मुख्य परीक्षा में जो पहला दर्शन से प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से है, संविधान के दर्शन को समझाएं। बहुत ही ऐसा टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगेगा कि आपको कि ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और लॉलीपॉप समझ के यहाँ के लड़के तो लगा देते हैं छक्का और लिखते जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको उसी आधार पर लिखना है जो आपको मांगा गया। 10 नंबर का प्रश्न है तो 10 नंबर के अनुसार आपको लिखना है, और वही 20 नंबर में पूछा गया है तो शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए लिखना है। वही अगर 40 नंबर में पूछे गए हो तो उसे आपको ध्यान में रख के काम करना है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पूछा क्या जा रहा है, उसी अनुसार आपको काम करना है। जैसे कि हमारे अगर प्रश्न आते हैं 40 नंबर के, तो हम किस प्रकार से उस प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न अगर 40 नंबर के हैं तो निश्चित तौर पर आपको कम से कम 600 शब्दों में उसका उत्तर देना होगा। अगर प्रश्न 20 नंबर के हैं तो सिंपल सी बात है कि 350 से 400 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और अगर प्रश्न 10 नंबर के हैं तो उसी प्रश्न को आपको समेटने भी आना चाहिए। चलिए हम आपको
ले चलते हैं प्रश्न पर, जो कि पूछा गया है पिछले कई बार और आगे भी पूछने की संभावना बनी हुई है। संविधान के दर्शन को समझाएं और भारतीय संविधान के उद्देश्य का तथा संविधान का लक्ष्य क्या है। चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं। आपको पता है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को ग्रहण किया। प्रस्ताव जैसे ही पेश हुआ और हम लोगों ने ग्रहण किया, इसी से संविधान के दार्शनिक आदर्शों और सिद्धांतों का शिलान्यास कहा जा सकता है। यानी कि संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में ही हमारे संविधान के दार्शनिक स्वरूप छुपे हुए थे और इसी दार्शनिक स्वरूप को हमें आगे व्याख्या करनी है। चलिए देखते हैं क्या क्या है दार्शनिक स्वरूप। संविधान के दार्शनिक सिद्धांत व्यापक, विस्तृत, जनोपयोगी, जन कल्याणकारी और हमारे देश को अग्रसर करने के लिए दिए गए वे शब्द हैं या वे भावनाएं हैं या वे बिंदु हैं जो किसी भी संविधान को निश्चित तौर पर आगे लेके जाते हैं। चलिए इन्हें हम कुछ बिंदुओं में देखते हैं। जिसे पहला है स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न, जिसे दूसरा पॉइंट बनाते हैं हम लोकतांत्रिक, तीसरा गणराज्य, समता, भातृत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, आर्थिक न्याय, लोक कल्याणकारी, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक कर्तव्य किस प्रकार से हैं, और सबसे बड़ी व्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत में जो नागरिकता सिद्धांत है उसके संबंध में। हमारे यहाँ जैसे कि आप स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न के बारे में जानने, ये क्या चीज है। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया, यह जो ब्रिटिश से गुलामी था उससे पूरी तरह से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में रखा जाने लगा और यह आशा भी किया जाने लगा कि हम भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में ही देखें। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इस बारे में हम आपसे बात करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में, खास करके विदेशी मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कोई भी बाहरी संस्था, बाहरी देश नहीं करेगा। यानी कि भारत अब स्वतंत्र राष्ट्र है, अपने इच्छा के अनुसार किसी से मित्रता करेगा, किसी के साथ व्यापार करेगा, किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम से कदम मिलाएगा, किसी की सहायता करेगा, किसी भी देश में निवेश करेगा। इसके लिए उन्हें किसी अन्य देश या अन्य संस्था की इजाजत लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये चीज हमारे संविधान में बताया गया। पहला है कि यहाँ के जो नागरिक होंगे उन्हें सभी प्रकार के सार्वभौम अधिकार प्राप्त हैं। यानी कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसको हमारे संविधान के दर्शन में सबसे प्रथम में इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत पिछले 200 वर्षों से अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है और अब आगे यह उपनिवेश की जंजीरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ा और आजादी ली, साथ ही साथ हमें अपना संविधान ग्रहण किया। चलिए दूसरे बिंदु पर चलते हैं। लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतांत्रिक अवधारणा जिसे बोलते हैं, यह क्या है। भारतीय संविधान ने भारत के शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक रूप से स्वीकार किया है। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था जैसे राजतांत्रिक है, लेकिन भारत ने उस राजतंत्र को नहीं माना। भारत जब आजाद हुए तो उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया।
लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन जी ने दिया है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था है। यानी जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो संपूर्ण शासन व्यवस्था की जिम्मेवारी लोकतंत्र में जनता के हाथों में होती है। ऐसी व्यवस्था अपनाने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि राजतंत्र में जनता का शोषण भी होता है। लोकतंत्र में क्या है कि जो संवैधानिक प्रधान होंगे वे चुने जाएंगे, तो उनका भी जनता के प्रति जिम्मेवारी बढ़ जाती है और वे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रत्येक 5 साल में हमें फिर से इन्हीं जनता के आशीर्वाद से ही सरकार में बने रहना है। इस कारण से भी वे जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर पाएंगे और जनता का हाथ अगर मजबूत हो तो वे अपने सही और गलत का निर्णय ले पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं 2 पॉइंट पर ही चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के सारे पॉइंट्स पर चर्चा करूँगा और आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक करेंगे तो आपको मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा, साथ ही साथ अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगा। और आपको कोई भी शिकायत हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो विषय को समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।